Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. भाटिया को किराया देने के बाद और मकान मालिक से मिलने के बाद भुवन शाम होते होते आनंद के यहां से अपनी बेटी और बैग लेकर वापस अपने डेरे पर आ गया। छत पर चढ़ते ही उसे वो उसकी पड़ोसन तीनों देवियां बाहर एक ही चटाई पर किताबों की ढेर में खोई हुई मिली। ये है नया जमूरा, साला शक्ल से तो बिहारी लग रहा है। उनमें से एक लड़की ने तंज भरे स्वर में कहा। वो लग नहीं रहा है, वो है ही बिहारी। उस लड़की की बात का जवाब प्रीति ने दिया था। ये साला भाटिया हर महीने नया सिरदर्द पैदा कर देता है। हरामी साला बुढ़ा, पूरे मुखर्जी नगर में इसी कमरे को किराए पर चढ़ाने का ठेका ले रखा है उस टर्की ने। इस बार उनमें से तीसरी लड़की ने कुछ ज्यादा ही गुस्से में बोला। वांदा नहीं है गर्ल्स, साले ने बस 2 महीने का एडवांस ही दिया होगा। वो साला कालरा जब तक 2 महीने का इसका किराया फॉरफिट नहीं हो जाता तब तक तो इससे कमरा खाली करवाएगा नहीं। 2 महीने में साले को इतना परेशान कर देंगे कि ये खुद ही अपने इस बक्से को सिर पर रखकर भाग लेगा। प्रीति अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को दबाते हुए बोली। उधर भुवन अपनी बेटी को बेड के नीचे सरका चुका था और अब बेड पर लेटकर अपनी उखड़ी सांसों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। अभी तो गैस, चूल्हा, बर्तन, चायदानी, छलनी, कप, गिलास भी खरीदने होंगे और छत के लिए पंखा भी खरीदना होगा। चादर, तकिया और पता नहीं क्या क्या लेना है। भुवन अभी सोच में डूबा हुआ ही था कि प्रीति ने उसके कमरे में झांका। ओए हीरो, पीने का पानी भरने के लिए कोई बर्तन है या नहीं तेरे पास? आज रात को 2 बजे पानी आएगा तो भर लेना, नहीं तो बेटा बाजार से पानी की गैलन खरीद कर लानी पड़ेगी। प्रीति दरवाजे पर खड़े हुए ही बोली। प्रीति को देखते ही भुवन उछलकर सावधान की मुद्रा में बैठ चुका था। जी अभी तो आए हैं, कल सब सामान खरीदेंगे। अभी उसी के बारे में सोच रहे थे कि क्या क्या खरीदना है। इस पानी की टंकी के बारे में तो सोचा ही नहीं था। भुवन ने प्रीति के सम्मान में खड़ा होना ही ठीक समझा था। लगता है दिल्ली पहली बार आए हो। प्रीति उससे बात करते हुए अब अंदर तक आ गई थी। उसके टोले में कोई लड़की इस तरह से किसी लड़के के साथ अकेले झोंपड़े में किसी को मिल जाए तो महाभारत हो जाता था। लेकिन ये शहर के रंग ढंग हैं, यहाँ 100 खून माफ हैं। जी पहली बार कल रात को ही आए हैं, भुवन ने झिझकते हुए जवाब दिया। वो जो सुबह तेरे साथ आदमी आया था वो कौन था? प्रीति सिर्फ उससे बात करने के लिए उससे बात कर रही थी। वो आनंद भैया हैं, हमारे गांव के पास वाले गांव के ही हैं। तो हमारे काका ने बोला था कि दिल्ली पहुंचकर इनसे मिल लेना, हमारे रहने का इंतजाम कर देंगे। भुवन ने प्रीति को बोला। बड़ा खुशकिस्मत इंसान है, कल रात को तू दिल्ली में आया और आते ही 3 खूबसूरत लड़कियों का पड़ोसी भी बन गया। और सुन, मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, उन बाकी दोनों लड़कियों के सामने मुझे कभी दीदी या बहन जी मत बुलाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रीति शायद उसे यही समझाने के लिए उसके कमरे में बहाने से आई थी। जी हम अच्छी तरह से समझ गए कि शहर में लड़कियों को दीदी नहीं बोल सकते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। भुवन ने इस बात को इतनी सादगी से बोला कि प्रीति के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। तू बहुत सीधा लड़का है, तेरा इस शहर में गुजारा होना मुश्किल लगता है। तेरा नाम क्या है? प्रीति ने उससे पूछा। भुवन ने संक्षेप में अपना नाम बताया। बिहार में भी लोगों के इतने सेक्सी नाम होते हैं क्या? चल आज से तेरे नाम को और ज्यादा सेक्सी कर देते हैं। आज से हम तुझे भूवी बुलाएंगे। आजकल 2 अक्षरों के छोटे नाम लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं। ये बोलकर प्रीति मुस्कुराते हुए कमरे से निकलने ही वाली थी। वो एकदम से फिर से पलटी। तू पीने के लिए 1-2 दिन पानी हमसे ले लेना। क्या क्लास लगा रही थी तू उस बिहारी की? प्रीति के आते ही एक लड़की ने पूछा। यार रंजू, बेचारा बहुत सीधा लड़का है, यहाँ के शहरी छोरों वाला कपटी दिमाग नहीं है उसमें। प्रीति ने भुवन का पक्ष लिया। साली, तू उसे चमकाने गई थी, उससे इश्क लड़ाने गई थी। हम तीनों ने क्या फैसला किया था कि हमारी आजादी में खलल डालने के लिए कोई भी इस कमरे में नहीं आएगा। अगर आएगा तो हम उसे यहाँ टिकने नहीं देंगे। तभी तीसरी बाला गुस्से में बोली। अरे यार सुहाना, मैं कब कह रही हूँ कि हम उसे भगाएंगे नहीं। अरे मैं तो कह रही हूँ कि लड़का सीधा साधा है तो हमारा टॉर्चर ज्यादा दिन सह नहीं पाएगा। ये अपना किराया पूरा किए बिना ही भाग जाएगा। प्रीति हंसते हुए बोली। नाम तो पूछ ही लिया होगा तूने छुचंदर का।
तभी सुहाना ने पूछा। हाँ, नाम तो उसने अपना भुवन बताया था, लेकिन मैं उसका नया नामकरण कराई हूँ। उसका नया नाम है भूवी। प्रीति अब हर बात पर मुस्कुरा रही थी। कमीनी, तो अपने बच्चों के नाम छोड़कर दुनिया के नामकरण ही करती रहा कर। रंजू ये बात बोलकर जोरों से हंस पड़ी थी। अगले दिन सुबह उठते ही जैसे ही भुवन बाथरूम की तरफ गया तो पहले से ही उसके दरवाजे को बंद पाया। अभी रंजू गई हुई है, आधा घंटे में वो निकलेगी, फिर मेरा नंबर है। 45 मिनट मुझे लगेंगे, तब तक आराम से तू न्यूज़पेपर पढ़ ले। ये बोलकर सुहाना ने एक न्यूज़पेपर उसकी ओर उछाल दिया। वो अंग्रेजी का टाइम्स ऑफ इंडिया था। ये तो अंग्रेजी का है। भुवन ने असमंजस से सुहाना की तरफ देखा। तो क्या पंजाब केसरी पढ़कर IAS बनेगा तू? बेटा, वो नाई की दुकानों पर पढ़ा जाने वाला अखबार है जो बस हफ्ते भर नंगी पुंगी लड़कियों की फोटो छापता रहता है। सुहाना ने भुवन को ज्ञान दिया। नहीं, वो हमारे टोले की चौपाल में बस हिंदी का हिंदुस्तानी आता था, अभी तक वही पढ़े हैं। अब शहर में शायद सब अंग्रेजी पढ़ते होंगे, आज से हम भी यही पढ़ लेंगे। ये बोलकर भुवन ने न्यूज़पेपर में अपनी नजर गड़ा दी। देखो भुवन भैया, अगर IAS बनना है तो सबसे पहले अपनी ये सोच बदलो। अपनी सोच को भी अफसरों की सोच के लेवल पर लेकर आओ यार। इसलिए आज से अंग्रेजी में सोचो, अंग्रेजी में खाओ, अंग्रेजी में पियो, अंग्रेजी में बोलो और बिल्कुल अंग्रेजों की तरह जीना सीखो। जैसे प्रीति को देखो, साली सुबह से 4 सिगरेट पी चुकी है, लेकिन अभी तक हल्का होने के लिए इसका प्रेशर नहीं बना है। लेकिन प्रेशर बनाने का तरीका ये अंग्रेजों वाला ही अपनाती है। सिगरेट फूकना उन्हीं तरीकों में से आता है। सुहाना ने भुवन को नया ज्ञान दिया। हमारे गांव की औरतें भी बीड़ी तंबाकू खूब फूकती हैं, लेकिन उनका तो प्रेशर जंगल जाते ही बन जाता है। भुवन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम लोग अभी तक जंगल में ही जाते हो? वो सरकार तो बोल रही थी कि हमने हर घर में शौचालय बनवा दिए। सुहाना ने हैरानी से पूछा। सरकार तो बनवा दी है, लेकिन इतनी पुरानी आदत इतनी जल्दी थोड़ी जाएगी, भुवन ने बोला। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और रंजू अपने हाथ में अपने अंडरगारमेंट लिए हुए नजर आई। चल अब जा तू निबट, और अपने ब्रा पैंटी अंदर मत छोड़ना। अपनी आजादी छिन गई है आज से। रंजू गुस्से में बड़बड़ाती हुई छत के दूसरे कोने में बंधी हुई रस्सी की तरफ चली गई। भुवन के पल्ले से फिर इनकी ये ब्रा और पैंटी वाली बात नहीं पड़ी थी। वो अपने कान को खुजाता हुआ वापस अपने कमरे में घुस गया था। सुबह फ्रेश होने के बाद भुवन के सामने सुबह की चाय और नाश्ते की समस्या खड़ी थी। वे तीनों लड़कियां तो अपनी रसोई में अपना नाश्ता तैयार करके उनका भक्षण भी कर चुकी थी, लेकिन भुवन के पेट में चूहों का महासंग्राम शुरू हो चुका था। लिहाजा भुवन ने 4 मंजिल नीचे उतरकर ही कोई चाय की टपरी ढूंढने की सोची, और उस वक्त वो एक बिजली के ट्रांसफार्मर के पास लगी हुई यादव जी की चाय और पराठे की रेहड़ी पर खड़े हुए अपने पेट के चूहों का संग्राम रोकने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली की एक यही बात भुवन को सबसे अच्छी लगी थी कि यहाँ किसी को किसी की जात बिरादरी से कुछ लेना देना ही नहीं था। यहाँ पर बिहार का कोई मुसहर जाति का भुवन किसी भी चौरसिया की दुकान का पान चबा सकता था, किसी भी यादव की टपरी पर चाय पराठे उड़ा सकता था, लेकिन पराठों के रेट ने भुवन को हैरानी में डाल दिया था। 2 पराठों के 40 रुपए और चाय के 10 रुपए उन यादव जी ने ले लिए थे। इतने पैसन में तो माई 20 पराठे बना देती और लुटिया भर के चाय पिला देती। भुवन मन ही मन सुबह ही सुबह 50 का नोट सिर्फ 2 पराठों और चाय पर खर्च होने से भड़का हुआ था। उसने अब सबसे पहले चाय और खाना बनाने का सामान ही खरीदने की सोची, और यही सोच उसे बाजार की तरफ ले गई। खाना बनाने का सारा जरूरी सामान लाकर भुवन कमरे के कोने में जम चुका था। अब बस उसे महीने भर का राशन और खरीदना था। उसके बाद उसकी घर की रसोई शुरू हो जानी थी। उसकी तीनों पड़ोसन शायद अपनी कोचिंग क्लास के लिए निकल चुकी थी। उनकी रसोई और कमरे में इस वक्त बड़ा सा ताला लटक रहा था। वो अब बाथरूम में घुसा तो बाथरूम का उसे बुरा हाल मिला। कैसी लड़की है, लगता है जरा भी सफाई पसंद नहीं है। लग जा बेटा भुवन पहले सफाई पर, उसके बाद ही नहाने का फायदा है। ये सोचकर भुवन अब बाथरूम की सफाई में जुट गया। कोई आधा घंटे की मेहनत के बाद उसने बाथरूम को चमका दिया था। बाथरूम से ढेर सारे शैम्पू के पाउच और यहां वहां से टूटे हुए बालों के गुच्छे निकले थे। भुवन के लिए जिंदगी का यह पहला तजुर्बा था, और पॉट के आसपास बिखरे पड़े हुए सिगरेट के टोटों ने तो उसे प्रीति की याद दिला दी। ये लड़की भी पता नहीं कितनी सिगरेट पीती है, पता नहीं आदत है या सिर्फ शौकिया पीती है।
अपने ऊपर मग से पानी डालता हुआ भुवन यही सब सोच रहा था। नहाने धोने के प्रोग्राम में भुवन का 1.5 घंटा खर्च हो गया। उसके बाद राशन का सामान लाकर अपने लिए दोपहर का कच्चा पक्का खाना बनाकर भुवन इस वक्त अपने बेड पर लेटा हुआ था कि उसे पड़ोस के दरवाजा खोलने की आवाज आई। भुवन ने अपने बेड से उठने की कोई सहमत नहीं उठाई। उन तीनों में से ही कोई आई होगी, यही सोचकर भुवन करवट बदल कर लेट गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही किसी लड़के की आवाज भी उसके कानों में पड़ने लगी। भुवन अपने बेड से उठा और अपने दरवाजे को हल्का सा खोलकर बाहर झांका तो उसे छत पर कोई भी नजर नहीं आया। उसने अपने कमरे से बाहर आकर देखा तो प्रीति वाले कमरे के दरवाजा बंद था और अंदर से ही एक लड़के की आवाज आ रही थी। भुवन ने अब अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालना उचित नहीं समझा। वो वापस से अपने कमरे में गया और अपने दरवाजे को ढांपकर फिर से बेड पर लेट गया। संसार में हर चीज की कीमत होती है, यह आजादी भी अपनी कीमत अलग अलग रूप में चुकाती है। कोई 2 घंटे के बाद भूवी की आंख खुली और वो कमरे से बाहर आया तो उसे सुहाना रेलिंग के पास खड़ी हुई नजर आई। कमरे का दरवाजा इस वक्त खुला हुआ था। भूवी नाम है ना तुम्हारा? जैसे ही सुहाना की नजर भुवन पर पड़ी उसने खुद ही बातचीत की पहल कर दी। हाँ, लेकिन पूरा नाम भुवन है। भुवन भी उसके पास आकर खड़ा हो गया था। काफी देर से सो रहे थे। मैं जब आई थी तब से तुम्हारा दरवाजा बंद ही था। सुहाना ने पूछा। हाँ, आज सामान खरीदने की वजह से नीचे ऊपर के काफी चक्कर लग गए थे तो फिर थकान होने से नींद आ गई। भुवन ने सुहाना की बात का जवाब दिया। तो बाथरूम तुमने साफ किया है? बड़े अच्छे से सफाई करते हो। सुहाना ने मुस्कुराकर बोला। हाँ, मैं रोज साफ कर दिया करूंगा। भुवन को इस बात का कोई और जवाब सूझा ही नहीं। जो हम लोगों के कॉमन काम है वो प्रीति तुम्हें बता देगी कि हम क्या करेंगे और तुम्हें क्या करना है। उसकी फिक्र मत करो। सुहाना ने बोला। मुझे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। कोई अच्छा सा कोचिंग सेंटर बता सकती हो आप? मैं अब 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता। भुवन ने सुहाना से ही इसके बारे में पूछ लेना अब उचित समझा था। इस बारे में मुझसे अच्छी राय तुम्हें प्रीति दे सकती है। उसकी यहाँ पर कई कोचिंगों में अच्छी जानकारी है। वो तुम्हें फीस में भी डिस्काउंट दिलवा देगी। सुहाना ने भुवन को बोला। प्रीति कब तक आएगी? भुवन ने पूछा। उसका ना आने का टाइम है न जाने का टाइम है। आने को तो वो अभी आ जाए और ना आने को तो रात भर भी ना आए। सुहाना हर बात का पहेली नुमा जवाब दे रही थी। भुवन को उसके जवाब सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि वो सुहाना से और क्या क्या पूछे। तुम तीनों ही IAS की तैयारी कर रही हो? भुवन को कुछ और ना सूझा था। कर तो हम तीनों ही रही हैं, लेकिन हम तीनों में से शायद सिर्फ रंजू ही क्लियर कर सकती है। प्रीति से तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहे हैं और मैं प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो चुकी हूँ। सुहाना ने अपने बारे में बताया। और रंजू, वो क्या कर चुकी है? भुवन ने अगला सवाल किया। वो अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रही है, लेकिन वो पढ़ाई में तेज है और पढ़ाई में ध्यान भी ज्यादा देती है, तो वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही क्लियर कर लेगी। सुहाना को अपने से ज्यादा रंजू पर भरोसा था। फिर तो तुम तीनों ही मेरी मदद कर सकती हो। भुवन ने आशा भरी नजरों से उसे देखा। हमें तो खुद मदद की जरूरत है, हम तेरी क्या मदद करेंगे? वैसे तुम पढ़ाई में कैसे हो? पढ़ने में दिल लगता भी है या सिर्फ टशन में माँ बाप का पैसा लुटाने के लिए आए हो? सुहाना ने मुस्कुराकर पूछा। माँ बाप के पास लुटाने के लिए कुछ होता तो मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे बापू खेतिहर मजदूर हैं। पूरे महीने खेत में खटने के बाद सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं। घर में माई है, एक छोटी बहन है। ऐसे कमरे में तो मैं कभी रहा ही नहीं। मैं ऐसे बाथरूम में कभी ना आया। खपरेल का घर है हमारा, जो हर साल बाढ़ में एक बार डूब जाता है। भुवन की बात सुनकर सुहाना हैरानी से एकटक उसकी तरफ देखती रह गई। फिर यहाँ कैसे पहुंचे जब जिंदगी इतनी गरीबी में गुजरती है? तो सुहाना के लिए यह सब आश्चर्यजनक था। उसने गांव देहात की गरीबी के बारे में सुना तो था, लेकिन इतनी घोर गरीबी के बारे में उसने पहली बार सुना था। पढ़ाई में मैं शुरू से ही अच्छा हूं। कॉलेज में भी मैं अपने पूरे जिले में प्रथम श्रेणी में पास हुआ, तो सारे गांव और हमारे टोले ने मुझसे उम्मीदें बांध ली कि मैं कुछ बनकर उन सब लोगों को इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालूंगा। बस उन्हीं के सपनों ने मुझे यहां पहुंचा दिया। भुवन ने बोला। लेकिन इस परीक्षा को पास करने के लिए तो काफी पैसा लग जाता है, वो सब कैसे किया? सुहाना ने अभी पूछा ही था कि प्रीति और रंजू ने एक साथ छत पर कदम रखा। उन दोनों को देखकर सुहाना उनकी तरफ बढ़ गई।
प्रीति ने भी एक गहरी नजर भुवन पर डाली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई।